हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए अपने करंट अफेयर के सेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और आज 19 अप्रैल के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो चलिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप इसे बताने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को अपने नोट पैड में लिखते जाएं और आप अंत में चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर का पता है। अन्यथा दोस्तों आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम सब एक दिन पहले के जो करंट अफेयर पढ़े हैं उसे एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम सब अपने आज के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों 18 अप्रैल के करंट अफेयर को पहले एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं निर्मला जैन का निधन हो गया, वह कौन थी। तो आप देख सकते हैं कि निर्मला जैन हैज पास्ट अवे, हु वाज सी, वो कौन थी। तो वह एक क्या थी, एक लेखिका थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, वह एक क्या थी, फीमेल राइटर थी। उसके बाद दोस्तों और इसमें आगे देखते हैं। देखिए देखिए तो केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा की तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, यानी कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूट बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो कौन बनाए गए हैं, तो कुरियन जोसेफ को जो बनाए गए हैं केंद्र और राज्य संबंधों को समीक्षा के लिए, ठीक है, केंद्र किसके द्वारा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। उसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं कि ब्राज़ील में कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया, ठीक है, यानी कि हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 15th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन ब्राज़ील। तो भारत की ओर से कौन इनमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। तो आप इनका नाम को याद रखेंगे। चलिए तो आगे और देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों यहाँ बात है कि हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं कि विच स्टेट हैज रिसेंटली हैज बीन अवॉर्डेड द स्कॉच अवार्ड, ठीक है। तो ये किसे दिया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया, ठीक है। तो आप कुछ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए कि ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, यानी कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन जो कि परमानेंट लोक अदालत सर्विस। तो वो कौन राज्य है जो कि ऑनलाइन अस्थायी जो कि लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला बन गया है, तो वह केरल राज्य है, ठीक है। तो आप केरल राज्य को यहाँ पर याद रखेंगे। दोस्तों आगे देखिए इसमें कि हाल ही में 23वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हु हैज रिसेंटली बिकम द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि दिनेश महेश्वरी को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद देश की पहली एटीएम वाली ट्रेन कौन बनी है, तो विच ट्रेन हैज बिकम द कंट्री फर्स्ट एटीएम, यानी कि देश की पहली जो हमारे भारत की पहली एटीएम वाली ट्रेन कौन बनी है, तो देख सकते हैं कि पंचवटी एक्सप्रेस है, ठीक है। तो आप नाम को याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भारती पोर्टल शुरू किया है, ठीक है, यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए, यानी कि भूमि के रिकॉर्ड करने के लिए उसकी एक पोर्टल लॉन्च की गई है और किस सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है इस पोर्टल को लॉन्च की गई है। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जो कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 विच स्टेट इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि पहले स्थान पर कौन सा स्टेट रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक रहा है। कौन, तो कर्नाटक रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। और देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत के जो कि 52वें जो कि चीफ जस्टिस कौन बनेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हु विल बी द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के जो 52वें चीफ जस्टिस कौन बनेंगे, तो उनका नाम है जस्टिस BR गवई। तो ठीक है, आप नाम याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए कि किस टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया जो कि सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है। तो आप देख सकते हैं कि विच टीम हैज ऑन द 15th
हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025, तो कौन जीता है? तो पंजाब जीता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 18 जो अप्रैल के जो करंट अफेयर हमने पढ़ा था, आज उसको हम लोग सबने रिविजन कर लिया। तो चलिए आज आगे हम लोग सब जो कि 19 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 19 अप्रैल के करंट अफेयर है, आप यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि सैन्य अभ्यास जो डस्टलिक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो वेयर इज़ द मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक बीइंग कंडक्टेड, कहाँ पर किया गया है? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है चंडीगढ़ में, पुणे में, देहरादून में या फिर जैसलमेर में, तो आप इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, वेयर इज़ द मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक बीइंग कंडक्टेड, कहाँ पर किया गया है, किया जा रहा है? तो आप यह देख सकते हैं कहाँ पर, तो पुणे में किया जा रहा है। कहाँ पर? पुणे में किया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पुणे नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करेंगे कि अभ्यास अगर देखा जाए तो डस्टलिक 2025 में किया जा रहा है, और अगर देखा जाए तो शामिल देश बताया जाए तो भारत और उज्बेकिस्तान है। और अभ्यास का अगर प्रकार देखा जाए तो कैसा, एक सैनिक अभ्यास है, और इसका अगर देखा जाए तो इसका जो संस्करण हो रहा है, एडिशन कौन सा है? 6ठा है। और आयोजन तिथि कब से कब तक देख सकते हैं कि 16 से लेकर 28 अप्रैल तक ये चलेगा। ठीक है, और ये कहाँ चलेगा? तो आप देख सकते हैं कि आयोजन स्थल है पुणे के जो औध में स्थित एक भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में ये चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों और इसमें बात लिखी गई है, आप देख सकते हैं कि अगर इसका अभी तो 6ठा हो रहा है, 5वां की बात करें तो 2024 में कहाँ पर हुआ था? उज्बेकिस्तान हुआ था। और पहला अगर संस्करण की बात करेगा तो 2019 में किया गया था। दोस्तों इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? तो आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र की मुक्ति के लिए जवाब देने में भारत और उज्बेकिस्तान, आप देख सकते हैं कि कौशल को निखारना। ठीक है, यही है कि बताया जा रहा है कि जो भी हमारे जो कि आतंकवादियों के द्वारा मतलब जो कब्जा किए गए क्षेत्र है उसको किस तरीक़े से मुक्ति कराना है, तो उन सारे चीज़ों को लेकर क्या है इस एक्सरसाइज में उसके प्रशिक्षण की जा रही। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर उज्बेकिस्तान के बातें आ रहे, थोड़ा उज्बेकिस्तान के बारे में समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए कि यह एक आप देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का एक देश है, और इसकी राजधानी की बात करें तो ताशकंद है, और मुद्रा यहाँ पर सू है, और राष्ट्रपति के बाद को शौकत मिर्जियोयेव यहाँ के हैं, और यह देश जो है सोवियत संघ का एक हिस्सा था। ठीक है, तो दोस्तों मिलते रूप से आपको यहाँ पर जो है राजधानी और मुद्रा को आप याद रखिएगा। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वास्थ्य सेवा के लिए ई सेहत ऐप कहाँ लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वेयर हैज़ द ई सेहत ऐप फॉर हेल्थ केयर बिन लॉन्च रिसेंटली। ठीक है, यानी कि हाल ही में वही बताया जा रहा है कि हाल ही में जो कि स्वास्थ्य सेवा के लिए ई सेहत ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है राजस्थान में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, या फिर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर इस सेहत ऐप की अगर बात करें हम तो यह कहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर याद रखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों अगर इसके थोड़ा की पॉइंट के अगर माध्यम से देखें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐप का जो नाम है ई सेहत ऐप है, और लॉन्च किसने किया? तो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। अगर इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों, स्वास्थ्य सेवा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना इस ऐप का उद्देश्य है। और देख सकते हैं कि अगर सेवाएं की बात करें तो अस्पताल सहायता, एम्बुलेंस जानकारी और हेल्पलाइन आदि जो कि आपको इससे कि इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा करंट अफेयर देखते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित जो कि बातें हो रही है तो जानना जरूरी है। तो देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर ने ई मेल के जरिए जो कि है पहली EFIR दर्ज की है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि PM मोदी ने 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग के इलाके में 6.4 किलोमीटर लंबी जो कि जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप याद कर कीजिएगा। उसके डल झील में पहली अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस जो कि शिकारी जो कि चलनी शुरू हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं बातें हो रही कि डल झील में पहली एम्बुलेंस
जो कि चलनी शुरू हो गई है। उसके बाद एशिया की पहली जल परिवहन सेवा जो कि उबर का देखा जाए तो उबर शिकारा जो डल झील में ही शुरू किया गया। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज़ गोट द चेयरमैनशिप ऑफ इंटरपोल गवर्नमेंट कमेटी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इंटरपोल की जो गवर्नमेंट समिति है कि इसकी अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत है, अमेरिका है, जापान है या फिर यूएई है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम यूएई की बात करें, हम देख सकते हैं कि अगर हम यूएई की बात करें हम, तो यूएई को जो है इंटरपोल की गवर्नेंस जो समिति की अध्यक्षता के लिए इसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर यूएई का नाम को याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई को इंटरपोल जो कि गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। और इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुसैन अल मरजुकी हैं और इनका कार्यकाल जो है 2 वर्षों के लिए होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इंटरपोल की बातें आ रही, थोड़ा इंटरपोल के बारे में हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, देखिए, अगर नाम देखा जा सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय जो कि आपराधिक पुलिस संगठन, अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल जो कि क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना इसका मेन काम है। और इसकी स्थापना की बात करता हूँ 7 सितंबर 2023 की इसकी स्थापना हुई है। और आप देख सकते हैं कि इसके सदस्यों की संख्या कितना है, तो 194 इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो इन सारे बातों को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें और बातें दोस्तों देख सकते हैं कि अगर मुख्यालय की बात करें हम तो लियोन जो कि फ्रांस में है। वर्तमान महासचिव की बात करें हम तो वालदेसी उर्किजा जो कि ब्राज़ील की आप देख सकते हैं। और इंटरपोल की जो अध्यक्ष की बात करें तो असर अहमद नासिर अल रईसी हैं जो कि यूएई के हैं। और अगर काम की बात करें दोस्तों तो जांच सहायता, विशेषज्ञता और प्रशिक्षण प्रदान करना, इन सारा काम इंटरपोल का ही है। तो दोस्तों, इन सारे बातों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंटरपोल का अगर चर्चा हो रही है तो उन सारे चीज़ों को, फैक्ट को आपको याद रखना है जो इंटरपोल से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है। ठीक है, तो देखो, हु हैज बिकम इंडिया फर्स्ट मिस्ट्रेस ग्लोबल इंटरनेशनल। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि अनुराधा गर्ग है, निकिता पोरवाल है, क्रिस्टीना प्रिजकोवा है या फिर केजोर थिलविंग है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही भारत की। ठीक है, तो भारत के पहली अगर मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल की बात करें हम तो ये अनुराधा गर्ग बनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अनुराधा गर्ग के नाम को याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, आप देख सकते हैं कि मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 की बातें करें हम तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो आप देख सकते हैं कि शेनज़ेन जो चीन में हुआ था। और इसमें देशों की संख्या की बात करें तो 80 देश से ज़्यादा इसमें शामिल हुए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा अनुराधा गर्ग के बारे में थोड़ा जानेंगे कि इनका संबंध कहाँ से है। तो आप देख सकते हैं कि इनका संबंध जो है वह गुरुग्राम हरियाणा से संबंधित है। और भारत की पहली मिसेज ग्लोबल जो कि इंटरनेशनल बनी है। और वह एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ मॉडल हैं। ठीक है, देख सकते हैं। और 2024 में मैसेज इंडिया ग्लोब बनी थी। ठीक है, तो इन सारे बातों को इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अगर व्यापारिक साझेदारी कौन बना है, तो देख सकते हैं कि हु इज़ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, तो भारत के वही बताया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन बना है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि यूएई है, सऊदी अरब है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर बात करें हम अमेरिका की, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा एक साझेदारी देश बना है। ठीक है, तो चलिए इसके थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ठीक है कि अमेरिका के साथ अगर हम व्यापार की बात करें हम, जो कि फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं कि 24-25 का है, तो अगर देखा जाए निर्यात हमने डॉलर में 86.5 बिलियन डॉलर हम लोगों ने निर्यात किया, और आयात की बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि जो हमने एक्सपोर्ट कितने किया है तो 86.5 बिलियन, और जबकि इंपोर्ट कितना किया हमने तो $45.3 बिलियन का हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। ठीक है, और अगर देखा जाए तो व्यापार अधिशेष अगर सरप्लस हमारा कितना बेनिफिट हुआ तो हम देख सकते हैं ठीक है कि डॉलर में कितना है कि 41.2 बिलियन, ठीक है, हमको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत के साथ जो है अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग में रिलेशन अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि हाल ही में बताया जा रहा है कि हाल ही में जो किस शहर की शहनाई को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि विच सिटी शहनाई हैज रिसेंटली बिन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो GI टैग मिला है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन है अयोध्या है, लखनऊ है, कानपुर है और बनारस है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम बनारस की, ठीक है, तो बनारस को जो है हाल ही में शहनाई के लिए बनारस को हाल ही में ही शहनाई को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, आप देख सकते हैं कि हाल ही में बनारस शहनाई को भौगोलिक संकेत जो कि यहाँ पर GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और दोस्तों यह देख सकते हैं कि इसे जो है कारीगरों की ओर से अगर देखा जाए प्राप्त किसी थे रमेश कुमार, जो कि चौथी पीढ़ी के शहनाई निर्माता है। ठीक है, और शहनाई बनाने में दोस्तों शीशम और सागवान की लकड़ी का उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कुछ शहनाई वादक के नाम दिए गए हैं, तो आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर शहनाई की बातें हो रही हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय जो कि शहनाई वादक हैं आप देख सकते हैं कि बिस्मिल्ला खान है, उसके बाद S बलेस है, उसके बाद अनंत लाल है, अली अहमद हुसैन है और लोकेश आनंद है। ठीक है, तो इन सारे बातों को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसमें और देखते हैं। ठीक है, जो कुछ जो लेटेस्ट में जो कि GI टैग दिए गए आप देख सकते हैं कि वर्जिन नारियल तेल की बात करें हम तो इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को GI टैग दिया गया है, और चपाता मिर्चा की बात करें हम तो तेलंगाना राज्य को दिया गया है, और नीलन देख सकते हैं कि नीलेन ग्रेड अगर संदेश की बात करें हम तो पश्चिम बंगाल को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कमार पुकुर का सफ़ेद गोंडे किसे दिया गया है तो पश्चिम बंगाल को दिया गया। ठीक है, तो इन सारे जो लेटेस्ट में GI टैग दिए गए हैं जो राज्यों के, तो आपको यहाँ पर याद रखना काफ़ी ज़रूरी है आपके एग्जाम्स के व्यू से। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, कि ओलांटा हुमाला किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्हें 15 साल की जेल की सज़ा हो गई। ठीक है, हुई है। ठीक है, देख सकते हैं कि ओलांटा हुमाला इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 15 ईयर्स इन प्रिजन। उनको 15 साल के लिए क्या हो गया, जेल हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ के, अर्जेंटीना के हैं, बेलारूस के हैं, पेरू के हैं या फिर कोलंबिया के हैं, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर ओलांटा हुमाला की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से था, पेरू से था। ठीक है, जिन्हें 15 साल के इनके जेल की सज़ा हुई है। ठीक है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो थोड़ा और इनके बारे में देखते हैं हम लोग सब, आइए। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि पेरू के पूर्व राष्ट्रपति जो कि ओलांटा हुमाला को मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 15 वर्ष की जो इनको क्या हुई है, जेल की सज़ा हुई है। ठीक है, सुनाई गई है। दोस्तों यहाँ पर पेरू की बातें हो रही, थोड़ा पेरू के बारे में समझेंगे। ठीक है, राजधानी की बात करें हम तो लीमा है, और यहाँ पर भाषा की बात करें तो स्पेनिश और क्वेशुआ यहाँ की भाषा बोली जाती है। उसके बाद मुद्रा की बात करें हम तो नुएवो सोल यहाँ की मुद्रा है। उसके बाद राष्ट्रपति की बात करें हम तो दीना बोलू आटेर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर एक पर्वत को आप देख सकते हैं जो कि एक श्रृंखला पर्वत है, उसका नाम क्या है, एंडीज है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है पेरू के बारे में इतने सारे बातों को याद रखना है। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं कि हाल ही में कितने सैन्य जो कि कर्मियों को मैक
ग्रेसर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हाउ मेनी मिलिट्री पर्सनल हैव बीन अवार्डेड द मैक ग्रेसर मेमोरियल जो कि मेडल रिसेंटली। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि हाल ही में कितने सैन्य कर्मियों को मैक ग्रेकर ग्रेकर जो कि मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है 8 सैन्य कर्मियों को, 3 सैन्य कर्मियों को, 5 सैन्य कर्मियों को या फिर 4 सैन्य कर्मियों को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम यहाँ पर 5 जो कि सैन्य कर्मियों को मैक ग्रेकर ग्रेकर जो कि मेमोरियल अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर 8 सैन्य कर्मियों के नाम को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको और समझते हैं हम सब की पॉइंट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर की पॉइंट पे बताया गया है कि सैन्य टोही अन्वेषण और साहसिक कार्यों में देखा जाए तो उत्कृष्ट योगदान के लिए सीडीएस जो कि अनिल चौहान के द्वारा 2023 और 2024 के लिए 5 सैन्य कर्मियों को मैक ग्रेगर मेमोरियल जो कि आप देख सकते हैं मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा गया है कि मैक जो कि ग्रेगर मेमोरियल जो मेडल की स्थापना की बात करें हम तो 3 जुलाई 1888 को की गई थी। ठीक है, और अगर बात करें हम तो 1870 में स्थापित यूनाइटेड सर्विस जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के संस्थापक मेजर जनरल सर चार्ल्स मेडकॉफ जो कि मैक ग्रेगर की स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों, इस सम्मान को आप याद रखेंगे कि कितने कर्मियों को दिया गया है, तो 5 कर्मियों को दिया गया। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो व्हेन इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, कि 10 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को या फिर 17 अप्रैल को। तो आप ये इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस की बातें हो रही। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि 17 अप्रैल को जो है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि 17 अप्रैल को हर साल जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 2025 की जो थीम क्या है देख सकते हैं कि एक्सेस फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। ठीक है, तो आप इसके याद रखेंगे। और दोस्तों, हीमोफीलिया एंड एक क्या है, एक वंशानुगत जो कि रक्तस्राव विकार है, एक रोग है। और आगे लिखिएगा दोस्तों कि हीमोफीलिया को शाही परिवार भी बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह महारानी विक्टोरिया से रूस, स्पेन और जर्मनी के शाही परिवारों को आनुवांशिक रूप से फैला था। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पर बातें कही जा रही है कि हीमोफीलिया जो है आप देख सकते हैं कि महिलाएं हीमोफीलिया के जीन की वाहक हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को बताया जा रहा है कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ और जो दिवस है आप यहाँ देख सकते हैं कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है, 17 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस, और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। दोस्तों, तो इन सारे आपको दिन दिवस को आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला यहाँ देख सकते हैं कि पहला राज्य कौन बना है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ए 3 लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, तो वही बातें कही जा रही हैं कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ऑप्शन है केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी की जो बातें हो रही है, तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में इस चीज़ को पहला राज्य बना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और देखते हैं की पॉइंट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, कि महाराष्ट्र की बात करें हम, महाराष्ट्र जो कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाले देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, और अब यहाँ अगर बात करें तो 1 से 5वीं क्लास तक के जो बच्चे के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो यह फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू होगा। उसके बाद देख सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन
जो कि पॉलिसी NEP 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेस की 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली जो कि लोगों की जगह में मिली है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि निम्न में से किससे टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में जगह मिली है। तो आप देख सकते हैं कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन फीचर्स इन द टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो 100 प्रभावशाली लोगों में जगह मिली है तो किससे मिला है। तो ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप को, एलन मस्क को, मोहम्मद यूनुस को, या फिर इनमें से सभी को। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो टाइम मैगजीन्स की बातें हो रही है तो इसमें 100 प्रभावशाली लोगों की अगर जगह की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जगह मिला है, एलन मस्क को भी जगह मिला है और मोहम्मद यूनुस को भी जगह मिला है। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइम मैगजीन ने 2025 की अगर बात करें हम तो 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की दी है और इस लिस्ट में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। इस पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र जो कि मोहम्मद यूनुस को जगह मिली है और अगर देखा जाए प्रभावशाली लीडर्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी एलन मस्क को भी जगह यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है करंट अफेयर आज समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों तो यदि अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने के प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको अगले दिन भी सेम करंट अफेयर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को बार बार देखें और इसे रिवीजन करने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए जय हिंद जय भारत।